देखिए सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कल ही की तरह विरोधाभास विधि से इसको करेंगे हम। तो हमने इसका प्रश्न का हल शुरुआत किया, हमने लिखा माना 3 + 2√5 कैसी संख्या मान ली हमने? एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे? हाँ, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान ली हमने इसे? परिमेय संख्या। बच्चों, तो जो परिमेय संख्या 3 + 2√5 होगी वो किस प्रकार की दिखाई देगी? P/Q, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो सकता है ना, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा P एवं Q, बोलो P और Q कैसी होंगी? वेरी गुड, कैसी होंगी? हाँ, तथा P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलो, सह अभाज्य संख्या है और P और Q पूर्णांक है। कैसे हैं बेटा? हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक बटे पूर्णांक होती है। क्या होती है? अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक। चलो अब इसको हल करते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। बेटा कल मैंने आपको कुछ बताया था, आप बताइएगा। पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक गुणे पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है। समझ गए? बट याद रखना, पूर्णांक बटे पूर्णांक पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे 6/3 ये एक पूर्णांक आएगा 2, मगर 3/6 ये एक पूर्णांक नहीं आएगा, ये आएगी केवल परिमेय संख्या। क्या आएगी? क्लियर हो गया? अब समझो, तो हमारे पास है 3 + 2√5 बराबर है P/Q। बोलो है कि नहीं है? अब यहाँ से 2√5 को अलग कर लो। 2√5 बराबर हो गया P/Q और माइनस का 3, क्योंकि बाएं से दाएं में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2√5 बराबर, बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं? बोलो एलसीएम कितना आएगा? Q। एलसीएम कितना आएगा? अब भिन्न का अंतर कर दे तो बनता ही होगा। Q में Q का भाग किए 1 और 1 का P में गुणा किए कितना? P। और फिर Q में 1 का भाग दिए Q और जो आया उसका 3 में गुणा किए, कितना हो गया? 3Q हो गया। तो √5 बराबर P-3Q, और ये 2 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर P क्या है? पूर्णांक। P क्या है? पूर्णांक। 3 क्या है? पूर्णांक। Q क्या है? तो ऊपर P भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर क्या हुआ? और नीचे 2 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक गुणे पूर्णांक बराबर क्या हुआ? मतलब ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी। अब पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। गलत मत बोलो। पूर्णांक बटे पूर्णांक को पूर्णांक जरूरी नहीं है, बट पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती। पढ़ाया हूं ना कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहां P भी पूर्णांक होता है और Q भी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? बट √5 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। √5 का वर्गमूल
हाँ, तो अंडर रूट 5 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। क्या होगी? तो लिखेंगे परंतु अंडर रूट 5 जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया लेफ्ट में अपरिमेय संख्या और राइट में आ गया परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्या कभी कोई अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकती है? नो, जो कि असत्य है। क्या है? जो कि असत्य है। समझ में आया? असत्य है, ये चीज़ असत्य हो गई। तो हमने माना था कि ये परिमेय है और ऐसा लेने पर हमारे पास में एक विरोधाभास कथन आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखेंगे यह विरोधाभास की स्थिति है। बोलो, विरोधाभास की स्थिति है कि नहीं है? और इस विरोधाभास का कारण क्या है? जिसका कारण हमारी गलत कल्पना है। कहिए हाँ या ना? जिसका कारण हमारी गलत कल्पना है। और हमने कल्पना में कहा था कि 2 + 3√5 क्या था? 3 + 2√5। और हमने कहा था कल्पना में कि 3 + 2√5 को हमने अपनी कल्पनाओं में क्या माना था? परिमेय। क्या माना था? बट ये गलत पाया गया। तो हम लिखेंगे अतः 3 + 2√5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बोलो, क्लियर हुआ? तो 3 + 2√5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा थोड़ी सी, कि बेटा दुनिया में जो भी अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी? अभाज्य संख्या, उसका वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या थी 5, तो 5 का वर्गमूल अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, तो √5 हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है ना? तो यहाँ से हमने लिखा है परंतु √5 अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए, एक सवाल आपकी किताब में है, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, या ऐसे पूछेगा, क्या 2 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं? एक सवाल ये है। 2 की पावर n, मेरे ख्याल से 4 की पावर n है रुचि। हाँ, क्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं? बेटा 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि जैसे 4 की पावर n का इकाई का अंक 0 आएगा कि नहीं। जैसे इसको हल करोगे तो इकाई का अंक आएगा, तो ये 0 आएगा कि नहीं। अच्छा, n क्या है यहाँ पे बेटा? n यहाँ पे दी गई है प्राकृत संख्या। क्या संख्या है? तो पहला चीज़ तो ये है कि आप इसको, सवाल को n के अलग अलग मान लेके कर सकते हो। आप जानते हो बच्चों कि जो प्राकृत संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। क्या होती है? 2, 3, 4 ऐसे चलती जाती है। अब आपको पूछा गया क्या 4 की पावर n 0 पे समाप्त होगा? तो आइए देखते हैं। 4 की पावर n में सबसे पहले n का मान क्या रखते हैं? 1। बोलो कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हम देखते हैं 4 की पावर n में n का मान क्या लेते हैं? तो 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 बराबर कितना? 16। फिर 4 की पावर 3 लेते हैं, तो 4 × 4 × 4 बराबर कितना आ गया? 64। कितना आ गया? समझ में आ गया? तो आपको फिर 4 की पावर 4 लेते हैं, तो 4 × 4 × 4 × 4 बराबर कितना आ गया? 256। अभी तक देख रहे हो क्या कहीं पर इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
अभी तक हमको इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम देख के कह सकते हैं कि ये कभी भी इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। बट अब इसकी विधि देखो, ये तो मैंने तुमको समझाया प्रयोग करके, अब इसकी विधि देखो। बेटा आपके पास माना, जो आपके पास संख्या है, माना संख्या x मान लिया और x बराबर 4 की पावर n, मान लो उसका उत्तर x आएगा, वो संख्या बनेगी x और x बराबर 4 की पावर n। तो 4 को कर दो गुणनखंड, 4 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 की पावर कितना n, होगा कि नहीं होगा। अब ये x बराबर n को बांट दो तो पहले 2 के ऊपर भी आ जाएगा 2 की पावर n और दूसरे 2 के ऊपर भी आएगा 2 की पावर n। ये बताइए दुनिया का कोई भी नंबर अगर इकाई अंक 0 आ रहा है, हाँ या ना, तो इकाई का अंक 0 तब आता है जब उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 हो और कम से कम 1, तभी तो 2 पंचे क्या बनेगा और 10 का क्या निकलेगा 0। मगर यहाँ गुणनखंड में आपको 2 तो दिखाई दे रहा है, बट क्या कहीं पर 5 के गुणनखंड उपस्थित है कि नहीं है। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 अंक 5 उपस्थित नहीं है। बोलो हाँ या ना, अंक 5 उपस्थित नहीं है। मतलब ये जो गुणनखंड है नंबर का, इसमें 5 की घात या 5 अकेला उपस्थित नहीं है। अतः दी गई संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि भैया 5 है ही नहीं है, और जब 5 नहीं है तो दी गई संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, तो ये हो गई 0 पर समाप्ति की बात। अगला एक और सवाल ले लेते हैं, एक और आपकी किताब में है, क्या 6 की पावर n, यही सवाल है, क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जहां पे n क्या है, प्राकृत संख्या, n क्या है संख्या। तो मैंने माना x बराबर 6 की पावर n, बोलो हाँ। अब हमने 6 का गुणनखंड किया, किसका गुणनखंड 6 का, क्योंकि गुणनखंड में 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, तो 6 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। 2 तियां 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा। तो ये बनेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर। अब देखिए क्या इस गुणनखंड में 5 की पावर उपस्थित है कि नहीं है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 का अंक उपस्थित नहीं है, इसलिए अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बोलो समझ में आया। नोट कर लो।